मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, कभी ट्यूबलाइट चलाया है घर पे? लाइट को जब ऑन करो ना, बात इसको सर आप माइक ले लीजिए, नहीं तो सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर माइक ले लीजिए। इसीलिए तो बोल रहा था ना मैं कि क्या कहते हैं, आप लोग रिस्पॉन्ड करो। इक्वालिटी बेसिकली फिर मैंने बोला कि इक्वालिटी आपकी जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक स्पिन इक्वालिटी एंड दूसरी आर्ट इक्वालिटी। ठीक है, आर्ट इक्वालिटी क्या है? स्पीशीज इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, और ये क्या है? कम्युनिटी इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ओके, इसके बाद फिर मैंने क्या बोला कि आप अगर एनसीईआरटी पे देखोगे तो इकोलॉजी के अंदर डिफरेंट जो है हायरार्किकल लेवल्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट हायरार्की पे क्या कर रखा हुआ है, या ऑर्गेनिज्म मत बोलो, एनवायरनमेंट बोलो। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा इकोलॉजिकल हायरार्की? ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म से क्या बनाएगा? पॉपुलेशन बनाएगा। पॉपुलेशन से क्या बनाएगा? कम्युनिटी बनाएगा। कम्युनिटी से क्या बनाएगा? सॉरी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम बनाएगा। और इकोसिस्टम से आपका क्या बनाएगा? बायोम। इसके आगे अगर आप जाना चाहते हो तो क्या होगा? बायोस्फीयर। ठीक है, ये डिफरेंट हायरार्किकल लेवल है। ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ ऑर्गेनिजम्स है, तो जाहिर सी बात है एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स उनकी बात की जा रही है, या ये बोलो पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशीज की जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दैट इज विल बी नोन एज पॉपुलेशन। कम्युनिटी जो है बेसिकली क्या है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट जो है ग्रुप्स हैं ऑफ स्पीशीज। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज। तो आप यहाँ पे देखोगे इन तीनों में अभी तक कहीं पे भी एबायोटिक एनवायरनमेंट का कोई पार्ट नहीं आया हुआ है। ठीक है, इसके आगे चलोगे तो जो इकोसिस्टम है बेसिकली, ठीक है, इकोसिस्टम में फर्स्ट टाइम आपका कम्युनिटी नजर आएगा, प्लस क्या नजर आएगा? एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है वो आपका क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, इकोसिस्टम अगर लार्ज स्केल पे थोड़ा सा देखोगे तो वही क्या कहलाएगा? बायोम कहलाएगा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या है, जियोग्राफिकल रीजन है और वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर अगर आप इसके अंदर ढेर सारे बायोम्स को देखोगे तो क्या बनाएंगे वो? बस। ठीक है, ये सारी चीज। इकोसिस्टम में एक चीज और ध्यान में रख लेना कि इकोसिस्टम आपका एक वाटर ड्रॉप, ठीक है, एक वाटर ड्रॉप भी आपका इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों? एक वाटर ड्रॉप में आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और साथ में उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर है कि नहीं? उसमें वाटर है, उसका जो है जितनी भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सारा उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक इकोसिस्टम आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब इकोसिस्टम एक वाटर ड्रॉप के बराबर छोटा भी हो सकता है और एक एज लार्ज कितना हो सकता है? बस। तो ये चीज मैंने बताई। फिर मैंने बताया कि एक है फिजियोलॉजिकल इक्वालिटी। जब आप अपने एनसीईआरटी पे देखोगे तो अच्छा, फिजियोलॉजिकल इक्वालिटी से पहले इक्वालिटी बोलता है कि जो हायरार्किकल लेवल है इन केस ऑफ इक्वालिटी, वो बेसिकली हम
4 स्टेप पे पढ़ते हैं, 4 हायरार्किकल लेवल के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायो, बस यही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ आप इसके बारे में पढ़ोगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद वो बोलता है कि अगर आप ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे बात करोगे इकोलॉजी की, तो उस इकोलॉजी को क्या बोलोगे? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, तो जब फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की बात करते हो तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बेसिकली 2 चीजों के साथ डील करता है। कौन सी वो 2 चीजें हैं? सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो सर्वाइवल है वो प्लस रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसके बाद जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो वो ये बताना स्टार्ट करता है बायोम्स के बारे में, कि पूरा का पूरा जो अर्थ है आपका, पूरा का पूरा जो अर्थ है उसमें बायोम्स कैसे बने। ठीक है, तो वो बोलता है कि ये जो बेसिकली आपकी अर्थ है, इसको मैंने ये पिक्चर डाला होगा तो यूज कर लेंगे बाद में। ये जो अर्थ है आपका, ये किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? ये सन मान लो, ये सन है और इसके चारों तरफ आपकी अर्थ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो 2 चीजें बता रहा है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट है, और साथ में वो चारों तरफ अर्थ के क्या कर रही है, सॉरी सन के रिवॉल्व कर रही है। 2 चीजें, तो इसकी वजह से अर्थ के जो एनवायरमेंट में है, और एनवायरमेंट है उसमें क्या होता है, उसमें सीजनल वेरिएशन आते हैं। और वो सीजनल वेरिएशन किसको जन्म देता है, किसको बर्थ देता है? बायोम्स। ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर जो बायोम्स बने हैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? वो जो अर्थ बेसिकली चक्कर लगा रही है सन के चारों तरफ, और दूसरा वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, टिल्ट है। ये 2 चीजें हैं जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट सीजन के। इस अर्थ में जो बेसिकली जो है डिफरेंट सीजन बनेंगे, या डिफरेंट बेसिकली एरिया बनेंगे जहां पे सीजनल वेरिएशन होगा, डिफरेंट एरिया बनेंगे जहां पे सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो जो है एरिया क्या कहलाएंगे? बायोम्स। क्यों? क्योंकि वहां पे सीजनल वेरिएशन है, एक जगह से यहाँ पे पर्टिकुलर कोई और सीजन होगा, यहाँ पर्टिकुलर कोई और सीजन। ठीक है, और ये चेंज होते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूअसली वो है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इनमें चेंज आता है, बट ओवरऑल अगर एक एवरेज देखोगे तो एवरेज क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा क्योंकि वो अर्थ बेसिकली कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया कि अगर आप अर्थ को डिवाइड कर दो तो बीच वाला जो एक्सिस है इसको इक्वेटर बोलोगे। ठीक है, इसके ऊपर दोनों तरफ आपका क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल। इसी के अंदर आप देख लेना सब ट्रॉपिकल, में सब ट्रॉपिकल को अलग नहीं कर रहा हूँ, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल आपका जो है ये कहलाएगा, पहले अलग कर दिया था मैंने उससे। ठीक है, तो ये 0 डिग्रीज को मानते हैं। ठीक है, और पोल्स को अप्रोक्सीमेटली कितना मानते हैं? 90। ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हो गया। फिर टेम्परेट हो गया, आपकी एक तरफ आर्कटिक है पोलर रीजन और दूसरी तरफ एंटार्क्टिक। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी थी। मैंने ये भी बताया था कि इक्वेटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। अप्रोक्सीमेटली आप ये बोल सकते हो कि अगर थोड़ा सा रेंज लेके चले तो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हालांकि अगर आप डिजर्ट रीजन पे जाओगे तो कहाँ तक कितना पहुंच जाता है? 50 तक पहुंच जाता है, बट ये मान के चलना 35 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है, मतलब इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ चलोगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। एक चीज नहीं बताई थी, होगी टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, साथ में टेम्परेचर किसकी वजह से घट रहा है? लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड एज वेल एज लाइट ड्यूरेशन। ठीक है, लाइट ड्यूरेशन एंड लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि अर्थ बड़ी दूर है, और सॉरी सन बहुत दूर है, तो उसकी जो रेज है वो यहाँ पे क्या पड़ती है? तिरछा पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ रही है? सीधे सीधे पड़ रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जहां पे सीधा सीधा अर्थ का जो है रेज पड़ रही है लाइट की, वो बेसिकली क्या होगा? टेम्परेचर वहां ज्यादा होगा, और जहां पे कम पड़ रही है वहां पे टेम्परेचर। एक और चीज देखना है, अब आपकी एनसीईआरटी पे ही लिखा हुआ है कि जो सन है, सन इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द, सॉरी मैं गलत, सनलाइट बोलना चाहिए, कि जो सनलाइट है, ये सनलाइट इज क्लोजली लिंक्ड विद द किससे? टेम्परेचर एंड लाइट, दोनों से क्लोजली लिंक्ड। ठीक है, क्यों? एक तो लाइट तो दे ही रही है सनलाइट, ठीक है, और टेम्परेचर भी वो इंक्रीज करा रहे हैं। ठीक है, तो जो सनलाइट की बेसिकली इंटेंसिटी होगी और साथ में क्या होगा? ड्यूरेशन होगा, वो बेसिकली अफेक्ट करेगा यहाँ पे पूरा का पूरा जो सीजनल वेरिएशन के लिए। ठीक है, और
चूंकि टेम्परेचर से क्या है, अगर थोड़ा सा मैं बता दूं तो टेम्परेचर सपोज कर लो ये आपका अर्थ है, ये मान लो कि अर्थ है, ठीक है। अर्थ का एक रीजन है, या इस तरह से मैं बोल दूं कि ये वाला रीजन बेसिकली क्या है, जहां पे पानी भरा है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लेन वाला एरिया है, टेरेस्ट्रियल रीजन, वहां पे जो टेम्परेचर में चेंज है वो ज्यादा दिखता है, ठीक है। जबकि जो वाटर वाला एरिया है वहां पे टेम्परेचर चेंज कम। अब ये बताओ मुझे अपनी केमिस्ट्री से कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? प्रेशर घटेगा। किसका प्रिंसिपल है? अरे पढ़ा दिया होगा, गैसेस स्टेट नहीं पढ़ाया क्या? केलिसैक, ठीक है। टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी ही बोल दो, ठीक है। तो डरते क्यों हो? कुछ भी बोलो। कौन सा मैं खा जा रहा हूँ? ना ही मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, सिंपल, ठीक है। तो जो भी है मेरी बात समझो कि टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, तो यहाँ पे प्रेशर जो है क्या कहते हैं, कम होगा इन कंपेयर टू वाटर वाले, क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है वाटर वाले, ठीक है। ओके, पी आइडियल गैस के लिए। अच्छा चलो ठीक है, पर यहाँ पे देखो जो प्रिंसिपल चीज है वो मैं बता दे रहा हूँ, हटाओ उसको, हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले एरिया पे, यहाँ पे टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट छोड़ दो, मैं दुकान से बीच में धोखा टाकी मत किया करो, टीचर को पढ़ाने दिया करो। मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था आपको कि जो टेरेस्ट्रियल रीजन है जहाँ पे बेसिकली वाटर नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर आपका ज्यादा है। तो जब प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो जो विंड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर बनी है, वेपर, वाटर वेपर कहाँ पे बनेगी, जहाँ वाटर होगा ज्यादा तो वहीं पे बनेगी, ठीक है। तो वो वाटर जो है, वाटर वेपर किधर ट्रांसफर हो जाएगी, टेरेस्ट्रियल वाले रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे जब ट्रांसफर होगी तो बाकी क्लाउड का फॉर्मेशन आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल के साथ में जो वाटर वेपर है वो क्या बना लेते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली जब जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा लो होता है तो उनका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब कि बेसिकली टोटल मिला के ये जो सनलाइट है जो कि बेसिकली टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये समझाना चाहता था मुझे, और कुछ केमिस्ट्री आपकी नहीं समझानी, वो आपके केमिस्ट्री टीचर अच्छे से समझा लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है कि बेसिकली वो जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, ठीक है, जिसको आप बेसिकली अब यहाँ पे क्या बोल रहे हो, टेम्परेचर, ठीक है। हीट एनर्जी की वजह से ही टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। अब ये बोल सकते हो तुम कि जब मैं अभी कौन से फैक्टर्स पढ़ा रहा था, एबायोटिक फैक्टर्स जो कि हैबिटाट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं अभी बायोम से कहाँ पे चलूंगा, हैबिटाट के ऊपर। हैबिटाट, जैसे मैंने बोला था कि जो बायोम्स है बेसिकली, बायोम्स के अंदर क्या होते हैं, सीजनल एंड लोकल, सीजनल बोल रहा हूँ, लोकल एंड रीजनल, रीजनल वेरिएशन होते हैं। और उन लोकल एंड रीजनल वेरिएशन किसको जन्म देता है, हैबिटेट को, ठीक है, इसको जन्म देता है, ठीक है। तो जो हैबिटाट है, हैबिटाट को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर हैं, एक एबायोटिक फैक्टर है और दूसरा बायोटिक फैक्टर, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर। तो हम बात कर रहे थे जब एबायोटिक फैक्टर, तो एबायोटिक फैक्टर में हमने किसकी बात की थी सबसे पहले, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सनलाइट एंड सॉइल, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं जो मेजर है, बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, टोपोलॉजी वगैरह बहुत सारे और भी हैं, बट आपका एनसीईआरटी इन्हीं को देता है, तो इन्हीं से आना है, बाहर से आना नहीं है। बिल्कुल मान के चलना कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको मेमोराइज करना पड़ रहा है वो एनसीईआरटी के बाहर का, तो आप एनसीईआरटी के बाहर का कोई भी चीज याद नहीं करो,
सिर्फ एनसीईआरटी पे, कितना अच्छी बात है। ये आपको मेमोराइज करना सिर्फ कौन से पार्ट को, एनसीईआरटी वाले को, बाहर करना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट में अप्लाइड पोर्शन एनसीईआरटी के प्रिंसिपल्स को यूज करके वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, वो नॉलेज को इधर उधर कर सकता है। फिर अदरवाइज रटने वाला जितना भी पार्ट है वो सारा एनसीईआरटी से आता है, इवन बायोलॉजी में नहीं, हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में रटने वाली कोई भी चीज तुमको एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब वो क्वेश्चन बनाने बैठता है तो वो सामने क्या रखता है, एनसीईआरटी। तो अगर उसको रटने वाली चीज रखनी है, लाइन कहीं से उठानी है, तो कहाँ से उठाएगा, एनसीईआरटी से उठाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कभी गलती से चला जाए वो बात अलग। तो मैं क्या बता रहा था, ये चीज, तो यहाँ पे वो टेम्परेचर को क्या बोलता है कि दिस इज द इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर। सेकंड ये, फर्स्ट ये है और सेकंड सेकंड वाटर, ठीक है। जबकि ये सनलाइट को कितने नंबर पे रख रखा है उसने, तीसरे नंबर पे, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि सनलाइट आपकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं, सनलाइट किसको प्रोवाइड कर रहा है, सनलाइट दे रहा है टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, इस वजह से टेम्परेचर को पहले रखा। टेम्परेचर से फिर इसके बाद वाटर भी बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट में, स्ट्रेस वगैरह कंडीशन में, अडेप्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दूसरा, ताकि सनलाइट सीजनल एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे एनिमल्स में जो डायरनल रिदमिक कंडीशंस वगैरह हैं, उन पे प्लांट की अपनी फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस वाली वो है, जर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है वो सारा, ठीक है। और सन सॉइल, सॉइल क्योंकि बेसिकली जो कुछ कंपोनेंट्स फूड सिंथेसिस के लिए जाने हैं वो कहाँ से जाने हैं, सॉइल से जाने हैं, और ठीक है। तो वो बेसिकली ये चीज है। तो मैं आपको बता रहा था ये सारी चीजें। बीच में बायोम से पहले कुछ छोड़ के आया, क्या छोड़ के आया मैं, कि बायोम्स बेसिकली कितने टाइप के आपके बायोम्स हैं, कौन कौन से बायोम्स की बात की हुई है, ध्यान में रखना। इंडियन बायोम्स कौन कौन से, ध्यान में रखना, मतलब मेरा कहने का मतलब है तुम ध्यान में रखना रेक्टिफिकेशन। इसके पहले एक पिक्चर बना है आपके एनसीईआरटी में, तो अब मेरी बात सुनोगे, आंसर तुम करोगे। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन इन एनुअल रेनफॉल, ट्रॉपिकल, अच्छा, इसको हटा दो। अब तो हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, अब तुम यहाँ से ये हटा दो, एनुअल टेम्परेचर। अब बताओ, मैक्सिमम, तो ठीक है, अच्छी बात। किसका, टेम्परेचर का, देख लो पिक्चर आपके पास है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। हाँ, क्या बोल रहे थे, मिनिमम एनुअल वेरिएशन इन किसमें, टेम्परेचर में। सही है, टेम्परेचर में ट्रॉपिकल होगा, मैक्सिमम आपका डिजर्ट में होगा, एनुअल वेरिएशन, मैक्सिमम एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और मिनिमम जो है आपका एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन विल बी इन डिजर्ट। ऐसे कोई कंफ्यूजन हो तो तो सब मेरे से करा लो, खुद से कुछ मत करना, ठीक है। मतलब खुद से कुछ करना ही नहीं है। कितने बच्चों ने घर जाके एनसीईआरटी पढ़ी, बताओ जरा मुझे। सीपी,
तुम लोग कौन से है 22 ग्रुप में? 2022 ग्रुप है ना सीपी का। लो क्या तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है? आ गया? मैंने वो पिक्चर नहीं भेजी तुमको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भेज दिए उसको नोट। तो ये बात हो गई। फिर जो है हैबिटाट, जो लोकल वेरिएशन है उनसे हैबिटाट बनता है। हैबिटाट को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो सारा बता दिया मैंने। तो मैंने जब आपको बता रहा था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बेसिकली मोस्ट रिलेवेंट क्या है, इकोलॉजिकल फैक्टर है। ओके। फिर टेम्परेचर में मैंने बताया था कि टेम्परेचर बेसिकली क्यों है इस तरह से, क्योंकि वो तो हो गया। दूसरा चीज कि जो टेम्परेचर है बेसिकली ये बहुत ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, एंजाइम्स। ठीक है। और एंजाइम्स की वजह से पूरा मेटाबॉलिज्म क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है। ठीक है। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है कि मैंगो का ट्री सिर्फ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाता है, और कहाँ नहीं पाया जाता है, टेम्परेट वाले एरियाज में। ठीक है। या इसी तरह से किसी भी एनिमल्स के लिए अगर टेम्परेचर वेरिएशन की बात कर रहा तो किसको अफेक्ट करेगा, काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम को अफेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा अब आते हैं, अच्छा एक और चीज बताई थी मैंने, क्या बताई थी बच्चे, कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर उसमें रह लेते हैं, उनको यूरी थर्मल बोलते हैं, और जो वाइड नहीं नैरो रेंज में रहते हैं उनको स्टेनोथर्मल बोलते हैं। ठीक है। इसके आगे अब सेकंड वाला आते हैं जो कि आज से स्टार्ट करना है, क्या है सेकंड है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर इज वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट influencing the life of organism. In fact, life on Earth originated in water and unsustainable without water. Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible to live there. ठीक है। तो जो वाटर है आपका, ठीक है, लाइफ की ओरिजिन कहाँ पे हुई, एनसीईआरटी बोलता है कि लाइफ की ओरिजिन जो है बेसिकली कहाँ पे हुई है, वाटर। मैं पहले दिन ही ये सारा बता चुका। ठीक है। कि किस तरह से जब एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में मैं चीजें बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो सेट में काम हो जाए। अच्छा, हाँ ठीक है, कि जो बेसिकली ओरिजिन हुई है उसको आप प्रिमिटिव सेल बोलते हैं तो शायद मैं ज्यादा आसानी से पकड़ पाता उसको। ठीक है। तो वो वाटर में हुई। ओके। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर अब आज के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि वाटर के बिना क्या ये अर्थ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन कर पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। दूसरा एक और चीज देखो कि अगर आप पूरे बायोम्स को देख रहे हो तो बायोम्स में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली इक्वल नहीं है। जहां पे वाटर लेस है वहां पे ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा उन कंडीशन पे रहने के लिए। जैसे प्लांट का आप सिंपल एग्जांपल ले लो, डिजर्ट एरियाज में जो प्लांट्स रहते हैं वो अपने अंदर क्या करते हैं, स्पेसिफिक एडॉप्टेशन लाते हैं। जैसे उनका जो जो स्टेम है वो बेसिकली क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली फ्लैट हो जाता है और फोटो सिंथेटिक हो जाता है। जो लीव्स हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाती हैं, किसके फॉर्म में, थॉर्न के फॉर्म में, स्पाइंस के फॉर्म में। उससे क्या होगा, ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्पेशल एडॉप्टेशन है जो है ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर है उसको बैलेंस किया जा सके। ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर को जो है क्या कहते हैं, एडजस्ट किया जा सके। तो स्पेसिफिक एडॉप्टेशन के बिना जो है उस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद वाटर में देखोगे कि माइट बी चांसेस की वाटर बहुत अवेलेबल हो लाइक सी। ठीक है। बट स्टिल
वहां पे जो है क्या कहते हैं, जो वाटर की क्वालिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि बेसिकली जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिना एडॉप्टेशन के रह सकता है या उसको अपने अंदर स्पेसिफिक एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर अगर वाटर में देखा जाए तो वाटर की बात करते हैं, वाटर की क्वांटिटी, दो चीजें एक एनसीईआरटी लिखती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, क्वांटिटी किस करेंगे तो आपका जो है क्या कहते हैं, एरिड रीजन आ जाएगा, सेमी एरिड रीजन आ जाएगा, और जैसे वेस्ट बंगाल जैसा एरिया जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और डिजर्ट में जैसे आप राजस्थान वाले एरिया पे चले जाओ जहाँ पे वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी। ये तो क्वांटिटी की बात हो गई, मेन चीज है क्वालिटी। ठीक है, मतलब हो सकता है कि वाटर तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बट वो जो है क्या कहते हैं, वो उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें क्या बहुत ज्यादा है, सलाइन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सलाइन कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे, अब एनसीईआरटी में 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, कि जो आपका नॉर्मल वाटर है, ठीक है, प्लेन एरिया वाले में जो वाटर है उसमें जो सलाइन कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 5 पीपीटी। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि सैलिनिटी को किससे मेजर करते हैं, पार्ट्स पर 1000। अरे एनसीईआरटी तो देख लो, नहीं आप बोले जरा पार्ट्स पर मिलीलीटर बोले थे। अच्छा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो मैं बता देता हूँ। ये आप चले जाओ, जो आपका सेकंड पैराग्राफ में है, सेकंड पैराग्राफ से ऊपर 4th या 5th लाइन पे, वहां पे लिखा हुआ। ठीक है, वहां पे बोल रहा है कि जो लैंड वाटर है, नॉर्मल वाटर, वहां पे जो सैलिनिटी है वो कितनी है बच्चे, 5। सैलिनिटी को किससे मेजर करते हैं, पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो वाटर होगा ये नॉर्मल वाटर होगा या कौन सा वाटर होगा, लैंड वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक है, यहीं पे आप अगर सी लेवल की बात करोगे, सी में, तो ये आपका 30 to 35 पीपीटी हो जाएगा, और जबकि हाइपर लेगून्स की बात करोगे तो मोर देन वो 100 हो जाएगा। पर पीपीटी ध्यान रखना, पीपीटी पार्ट्स पर 1000, मिलियन मत कह देना, पार्ट्स पर मिलियन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये पार्ट्स पर 1000। ठीक है, मुझे पता है बच्चे भूल जाता है, स्पेशली जब आप प्रेशर में होते हो, पता लगा पढ़ के गए थे, पूरा कॉन्फिडेंस था, इसके पहले एक आध बार एग्जाम में सही भी किया था, वहां पे जाके क्या कर दिया, गलत हो तो ये आने के चांस एक बार आ चुका वैसे यहाँ से कुछ, इनमें से किसी एक के बारे में पूछा। ठीक है, हाइपर लेगून्स का मोर देन 100 है, सी में 30 to 35 है, और ये लैंड वाटर कौन सा है, 5। ठीक है, तो ये बेसिकली जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी डिसाइड कर रही है कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है या ज्यादा है। मतलब है तो बहुत ज्यादा, जैसे जैसे अगर आप बोलो सी में जो फिशेज रहती हैं, ठीक है, फिशेज अंदर का एनवायरमेंट तो उतना साल्ट को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी ना। ठीक है, तो वहां पे जो फिशेज है बेसिकली वो क्या करती हैं, वहां पे जैसे जैसे मैं बोल दूं कि ये फिश है, इसके चारों तरफ के जो कंसंट्रेशन है वो 30 to 35 पीपीटी है, मतलब ज्यादा है। तो इसके अंदर से पानी निकल के, ऑस्मोसिस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर से पानी निकलेगा, तो उसको करने के लिए, इसको बचाने के लिए क्या करेगा, और ढेर सारा पानी बाहर से एक्टिवली लेके आएगा। ठीक है, एक्टिवली लेके आएगा, तो इस तरह करके मतलब कि खूब सारा वाटर अवेलेबल है, स्टिल जो है क्या कहते हैं, ये हैप्पी नहीं है वहां पे रहने, इसको अपने अंदर क्या करने पड़े हैं, एडॉप्टेशन लाने पड़े। ठीक है, इसी तरह से जो जो बेसिकली जो आपके वो है नॉर्मल वाटर है, ठीक है, जहाँ पे की सैलिनिटी सिर्फ कितनी है, ठीक है, तो वहां पे जो फिशेज रहती हैं, वहां पे जो फिशेज रहती है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे फिशेज रहेंगे तो इसके अंदर क्योंकि साल्ट कंसंट्रेशन अंदर क्या है, अंदर पानी कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, ज्यादा जाता रहेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए इसने कैसे किस तरह का अडेप्टेशन कर रखा है, एक तो ये कभी पानी नहीं पीते। ठीक है, पानी के पीने की जरूरत क्या, उनके बॉडी में ऑलरेडी पानी चलता जा रहा है। ठीक है, साथ में इस ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर पानी लगातार कंटिन्यूसली जा रहा है तो उनके अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो क्या होने लगेगा, डाइल्यूट होने लगेगा, जबकि उसको तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, पानी को एक्टिवली बाहर करेगा। ठीक है, तो इस तरह के एडॉप्टेशन आए, ये चीज मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन, तो ये वहां पे मैं ऑस्मो रेगुलेशन में बताऊँ।
और एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लो कि जो वाटर है बच्चे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कौन सी लाइन है, 1 2 3 4, फोर्थ लाइन के लास्ट में चले जाओ। कह रहा द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो प्लांट का प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी में जब भी बात करेंगे जनरली हम यहाँ पे प्लांट की बात करें, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को अफेक्ट करता है क्या, वाटर, ठीक है, क्वालिटेटिवली एज वेल एज। ये पॉइंट आप या तो बाहर लिख लो और या तो जो है क्या कहते हैं उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। यहाँ लिखा द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो हैवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। जैसे कि आप थर्मल कर उसमें टेम्परेचर वाले में देख रहे थे, तो वैसे यहाँ पे भी है वही यूरी, क्या है, यूरी हेलाइन, हाँ सैलिनिटी के एस्पेक्ट में है, यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन। यूरी हेलाइन क्या है, जो ब्रॉड रेंज को क्या में सरवाइव कर सकते हैं, और स्टेनो हेलाइन क्या है, जो नैरो रेंज में सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं आया है, यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन ये नहीं आया है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। अब तीसरा फैक्टर देखो, लाइट। मैं लाइट के बारे में सारे समझा चुका हूँ, तो सिर्फ एनसीईआरटी में रीड करूंगा, आप फोकस करो उसमें। देखो, सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे होगा बच्चे, जैसे कहाँ देख रहे हैं अपनी कॉपी पे देखो, तो सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy। आपको लगता है कि फोटोसिंथेसिस आप बिना सनलाइट के कर सकते हो, ऐसा है, चांसेस नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी किसके पास है, प्लांट के पास है, ठीक है। प्लांट उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और इसके बाद उस पे सारे जो है ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट। अगर आप पूरे अर्थ में, मैंने बोला ना सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, पूरे अर्थ की बात करो अगर आप, तो मतलब 99 या उससे भी अधिक पार्ट के लिए जो एनर्जी सोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सन। कुछ एक ऑर्गेनिज्म है जिनके लिए जो एनर्जी सोर्स है वो इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड में क्या प्रेजेंट होती है, मेरे से अच्छे जानते होंगे, जो इंफ्रारेड वेव्स है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीट एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो हाइड्रोथर्मल वेंट है, हाइड्रोथर्मल वेंट की जो हीट एनर्जी है, ठीक है, उसको वो यूज करके कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर लेते हैं, अपनी एनर्जी सोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये कहीं पे एनसीईआरटी में मेंशन भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलर ऑटोट्रॉप्स। Many species of small plants, like herbs and shrubs, growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैं क्या बोल रहा था कि डिफरेंट स्ट्राटा प्रेजेंट हो, मतलब डिफरेंट लेयरिंग ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होगी। अब सपोज कर लो कि बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ये सरफेस है, यहाँ पे खूब बड़े बड़े सारे प्लांट हैं, तो जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नीचे वाले इस वाले स्टेटर कम हो जाएगी। तो वो वाले प्लांट्स तो इस तरह से अडॉप्ट करेंगे ना कि उनको जो है उसी लाइट में अपना फूड सिंथेसिस कर सके, अपनी फोटोसिंथेसिस। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडॉप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय टॉल कैनोपीड ट्री, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, लाइट में देखोगे ना, लाइट की वजह से दो तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, एक हेलियोफाइट्स जो कि खूब सारे मतलब जो लाइट इंटेंसिटी जब ज्यादा होती है उसमें जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, दूसरा जो छाया में ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको सायोफाइट्स, ठीक है, SCIO, सायोफाइट्स। नीचे देखो, मेनी प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया, दूसरा क्या है, फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आप चलोगे, फॉर मेनी एनिमल्स टू, ठीक है, ये तो प्लांट्स की बात हो गई।
फोटो पीरियडिक स्टिमुलस हो गया, जर्मिनेशन, इवन जर्मिनेशन भी जो है क्या कहते हैं कई बार लाइट पे डिपेंड करता है। एनिमल्स की बात करोगे तो एक टर्म है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी बच्चे ऑनलाइन आप लोगों को सुनाई दे रहा है? चलो, फिनोलॉजी, फिनोलॉजी क्या है? जो सीजनल एक्टिविटीज हैं एनिमल्स, ठीक है, चाहे वो फोरेजिंग एक्टिविटीज हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटीज हो, उनको क्या बोलते हैं? सीजनल एक्टिविटीज। और वो सीजनल एक्टिविटीज मतलब एनवायरमेंट का सीजनल एक्टिविटीज पे जो अफेक्ट है, दैट इज नोन एज फिनोलॉजी। ठीक है, दैट इज नोन एज फिनोलॉजी। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, फिनोलॉजी का नाम नहीं लिया है इसने, पर ये बोलना वही चाहता, कह रहा है फॉर मेनी एनिमल्स टू light is important that they use diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities। migratory का मतलब क्या है? सपोज कर लो कि स्ट्रेस आ रहा है, जैसे कहीं पे विंटर बहुत बढ़ने वाली है, तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो एक जगह से माइग्रेट करके दूसरे जगह चले जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो बेसिकली जो वो सीजनल वेरिएशन है, वो चाहे डाइअर्नल वेरिएशन हो चाहे सीजनल वेरिएशन हो, ठीक है, उसकी वजह से ये जो है जो उनकी एक्टिविटीज है फोर्जिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज, वो बेसिकली क्या होती हैं? अफेक्ट हो रही है। तो ध्यान में रखना क्या क्या है यहाँ पे, लाइट इंटेंसिटी एज वेल एज ड्यूरेशन। The availability of light on land is closely linked with that of temperature। ये देखो इसी स्टेटमेंट की बात में कर रहा है, क्या लिखा हुआ? The availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is the source of both। ठीक है, क्योंकि सन दोनों का सोर्स है, किसका? लाइट का भी और टेम्परेचर का। ठीक है, इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द लाइट। ठीक है, बट इन डीप, अब ये वाला पॉइंट आप याद रखिए, ये चीज आप याद रख लें। थोड़ा सा सी की बात हुई है, मान लिया कि ये वाला क्या है, ये क्या है? सी। सी, ठीक है, सी में आपको तीन रीजन दिखते हैं। एक रीजन जो है जहां पे सनलाइट सफिशिएंटली प्रेजेंट, ठीक है, एक जहां पे सनलाइट थोड़ा कम, और एक जहां पे नो नो लाइट एट ऑल। तो इन इन यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बेंथिक। ठीक है, बेंथिक जो, ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बच्चे पाए जाते हैं, उनको तो सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी का नॉलेज है, उनको नहीं पता कि कोई सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये बेसिकली सरवाइव कैसे करते हैं? ये बेसिकली जो आईआर वेव है या हीट एनर्जी जो है, ठीक है, उसी से सरवाइव कर रहे हैं। और इसी का एग्जांपल है हाइड्रोथर्मल। ठीक है, हाइड्रोथर्मल इसी का, ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि कोई सेलेस्टियल या सन जैसा कोई एनर्जी का सोर्स। ओके, एक चीज को ये बात करें। दूसरा, ये वाला जो रीजन है बच्चे, ये यूफोटिक जोन। यूफोटिक, यू का मतलब वेल, फोटिक का मतलब सनलाइट, मतलब वेल डेवलप्ड, मतलब सनलाइट बहुत अच्छे से जा रही है, वेल डेवलप्ड, ठीक है, सनलाइट बहुत अच्छे से यहाँ पे पहुंच रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इसका अपर वाला एरिया, इस पे कौन सी एलगी रहती है? ग्रीन एलगी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे भी लाइट खूब अवेलेबल है, ठीक है, बट इस वाले रीजन से तो कमी होगी, तो यहाँ पे कौन सी रहती है? ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन एलगी है। ओके, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे कि सिर्फ यूवी लाइट पेनिट्रेट कर पाती है, तुमको पता है कि यूवी लाइट जो है बॉडी को बैडली भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स है जो कैप्चर कर पाते हैं, उसको यूज कर पाते हैं बेनिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एलगी रहेगा? तो डीपेस्ट सी में रेड कौन सा एलगी पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डीपेस्ट सी में आपका रेड एलगी कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? यूवी लाइट को एब्जॉर्ब। ठीक है, कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? आर फाइको एरिथ्रेट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। ये सारे चीजें मैंने लिखा, मतलब बता दिया, अब यहाँ पे बता देता हूँ।
द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइट। स्पेक्ट्रल क्वालिटी उसी चीज की बात कर रहा है जो यहाँ पे मैंने बोला कि ग्रीन वाला जो है जो विजुअल रेंज है उसको ग्रीन वाला कैप्चर कर लेगा, ब्राउन एलगी आपका जो है थोड़ा सा विजुअल के इधर उधर जो रीजन है, ठीक है, तो उसको कैप्चर करेगा, और जो रेड वाला है वो यूवी करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द यूवी कंपोनेंट ऑफ spectrum is harmful to many organisms, while not all the color component of the visible spectrums are available for marine plants living at different depth of oceans. Among the red, green, and brown algae that inhabit the sea. क्वेश्चन पूछा है तुमसे, मैंने आंसर दे दिया पहले, ठीक है। तो डीप एरिया में, डीप सी में कौन पाया जाएगा? तो ये आपका लाइट वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं सॉइल। तो लास्ट एबायोटिक फैक्टर जो कि हैबिटेट को अफेक्ट कर रहा है वो क्या है? सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस। लिख लो सर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस। और जो स्टडी ऑफ सॉइल है वो क्या कहलाएगी? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पीएई है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा स्पेलिंग में, माइट बी चांसेस कि पीएई हो या पीई हो, ठीक है। देखते हैं मैक्सिमम अगर ये पार्ट पूछेगा तो ये चीज है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हो? पीडोजेनेसिस। और जो स्टडी ऑफ सॉइल है उसको क्या बोलते हो? पीडोजेनेसिस। अब देखो दूसरी चीज देखो कि सॉइल जो है, सॉइल की डेफिनेशन क्या है? अपर अर्थ क्रस्ट ऑफ सॉइल इज नोन, सॉरी, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। जो बेसिकली अपर लेयर है किसकी? अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट। अगर आप अर्थ को देखोगे, उससे ज्यादा अच्छा जानते होगे, ज्यादा नए में पढ़ रखा है, ठीक है, तो अर्थ में दो रीजन होते हैं, एक ऊपर वाला अर्थ क्रस्ट और अंदर वाला अर्थ कोर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो अपर अर्थ क्रस्ट, अपर अर्थ क्रस्ट दैट इज नोन एज अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। ओके, तो जो सॉइल है बेसिकली सॉइल का फॉर्मेशन है वो किससे होता है? बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब वेदरिंग क्या है? तोड़ना, ठीक है। तो रॉक्स के टूटने से सॉइल का प्रोसेस फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट। तो जो वेदर्स, जो जो रॉक्स टूटती हैं, उन टूटने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उनको बोलते हैं रेजोलिथ, ठीक है। रॉक के टूटने से बहुत छोटे जो फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, आप ये बोल सकते हो ये क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ, बहुत छोटे, वेदरिंग जैसे रॉक्स, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक। ये कैसे बने हैं? बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स के वेदरिंग से बने। वेदरिंग क्या है? तोड़ना, ठीक है। अच्छा, ये जो वेदरिंग है बच्चे, ये जो वेदरिंग है ये फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, ठीक है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स तोड़ रहा हो, जैसे लाइकेंस, क्या करते हैं? विदरिंग ही तो करते हैं, वो उस पर ग्रो कर जाते हैं, उसमें एसिड सिक्रीट करते हैं, फिर वो क्या होता है? फिर वो फाइन पार्टिकल्स उसके चलने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही, वो ठीक है। एक्चुअली मैंने एसेंट से कई बार समझ नहीं आता, बड़ा टाइम लेता दिमाग उसको सुनने में। चलो, तो केमिकल भी हो सकता है, जैसे एसिड गिरा कहीं पे तो उससे वेदरिंग हो गई। और फिजिकल तो तुम जानते हो थोड़ी सब, ठीक है। तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों टाइप की वेदरिंग हो सकती है। तो ध्यान में रखना कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है, सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है? बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। रॉक्स की जो है, जो टूटने से जो फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेजोलिथ। अब ये रेजोलिथ प्लस ह्यूमस,
मिलके क्या बनाता है, ये रेजोलस प्लस ह्यूमस मिलके क्या बनाता है, सॉइल। ठीक है, तो इतनी चीज तो हो गई। अब सॉइल के बच्चे कई टाइप की सॉइल पाई जाती है, हमें उतना नहीं जानना है, ना ही इतना दिया हुआ। ठीक है, इतना दिया भी नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट कर लो जहाँ पे सॉइल हेडिंग है कि द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेस वेरी। ठीक है, डिफरेंट प्लेस पे जो नेचर है एंड प्रॉपर्टी है सॉइल की वेरी करती है। अगर आप लोग विलेज के हैं तो आप आसपास के एरिया में देखते होंगे कि हर कुछ दूर पे सॉइल की जो क्वालिटी है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो किस पे डिपेंड करती है, अब यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है, whether the soil is transported or sedimentary and the how soil development occur। ये पॉइंट इस सॉइल वाले टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली प्रॉपर्टीज है सॉइल की, ठीक है, नेचर एंड प्रॉपर्टी है सॉइल का, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्लाइमेट पे, वहां की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहां का वेदरिंग प्रोसेस, मतलब सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे जो वेदरिंग है उसकी प्रोसेस कैसी हुई है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। ठीक है, तीसरा क्या है कि व्हाई मतलब सॉइल जो है क्या वहां से ट्रांसपोर्ट होके उस जगह पे पहुंची है या वहीं पे सेडिमेंट हुई। ठीक है, तो इस तरह से भी सॉइल को टाइप्स में बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल या सेडिमेंट्री सॉइल। ठीक है, दूसरा सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट का मतलब कि सपोज कर लो मैं इस वाली सॉइल की अपर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बेसिकली वेजिटेशन उसका जो ह्यूमस गिर रहा है, या बोलो सीधे सीधे ह्यूमस, ह्यूमस तो बाद में बनता, पहले क्या होता है, लिटर। ठीक है, लिटर, जो पत्तियां गिरती हैं, जो ब्रांचेस गिरती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे रह रहे हैं, जो माइक्रोफ्लोरा वहां पे है जो उसको डिकम्पोज कर रही है, वो सब क्या बनाता है, वो पूरा लिटर का पार्ट बनाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो लिटर प्रेजेंट है वो भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उस सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस पे, तो उसी के लिए बोल रहा है कि हाउ द सॉइल डेवलपमेंट अकर, कि सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये इस टॉपिक का, इस सॉइल टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके आगे लिखा है वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल्स। अब कुछ करेक्टरिस्टिक दी हुई है सॉइल की, जैसे सॉइल कॉम्पोजिशन। सॉइल में आपको कई टाइप के उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, उसके जो फाइन पार्टिकल्स है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे जैसे स्लिट है, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो ग्रेन साइज है, बेसिकली ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग सॉइल के जो टाइप्स है, क्ले, लूमी सॉइल्स, ठीक है, इस तरह की जो सॉइल्स हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पे, और कह रहा है उनमें एक्चुअली जो वो टाइप ऑफ सॉइल्स है उनमें सब में ग्रेन साइज, जो सॉइल के अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट है उनका जो साइज है वो क्या है, वेरिएबल है, अलग अलग। ठीक है, ठीक है, लोम सॉइल्स या लोमी सॉइल्स में अलग होगा, क्ले सॉइल्स में अलग होगा, सैंडी सॉइल में अलग होगा। अच्छा ये बताओ कि सैंडी सॉइल में ग्रेन साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा ये जो ग्रेन साइज है इस पे एक और चीज डिपेंड करेगी, क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इस पे डिपेंड करेगी। तो जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी बेटर होती है वो उतना सुटेबल होता है किसके लिए, वेजिटेशन के लिए। ठीक है, मतलब फ्लोरा के लिए। ठीक है, और अगर फ्लोरा अच्छा डेवलप कर रहा है तो फौना भी डेवलप करेगा वहां पे उतना अच्छा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन determine the percolation and water holding capacity of the soil। percolation क्या है कि मतलब सपोज कर लो ये सॉइल, इस तरह से सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वाटर जो नीचे जाने का वो है कैपेसिटी है, ठीक है, डीप सॉइल में जाने की कैपेसिटी, दैट इज नोन एज परकोलेशन। और अगर अब देखो परकोलेशन एंड जो होल्डिंग कैपेसिटी है दोनों एक टाइप से अपोजिट चीज है। ठीक है, एक वाटर को होल्ड करेगी, दूसरी वाटर को जाने देगा। तो जिस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेटर है उसकी परकोलेशन कैपेसिटी क्या होगी, पुअर होगी। ठीक है, तो जो सैंडी सॉइल है उसकी परकोलेशन बेटर है, ठीक है, जो कि किसी काम की नहीं है। ठीक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेशन। ठीक है, तो अगर आप ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा नीचे चला जाएगा बहुत डीप में। ठीक है, जो वाटर आप किस पर्पज में यूज करते हो, अंडरग्राउंड वाटर
पीने वगैरह के लिए या इरिगेशन के लिए जो ट्यूबवेल से यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ दीज करेक्टरिस्टिक, जो ऊपर की कुछ करेक्टरिस्टिक है, ध्यान में रखना कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक। ग्रेन साइज है, एग्रीगेशन है, ये डिटरमिन क्या करता है, क्या डिटरमिन करता है, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है दीज करेक्टरिस्टिक अलोंग विद पैरामीटर्स सच एज पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमिन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, ठीक है। पीएच, मिनरल कंपोजिशन, उस सॉइल का पीएच क्या है। आपने एक एक वर्ड पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, या वेस्ट बंगाल में उस तरह का एरिया पाया जाता है कि ऊसर लैंड, ऐसा लैंड का एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा एल्कलाइन कंडीशन प्रेजेंट, ऊपर से वाइट वाइट कुछ निकला हुआ होता है लैंड में, सरफेस पे माइट बी चांसेस कि यहाँ ना हो, या वो होगा उन एरियाज पे जो कि सी के करीब वहाँ, ठीक है, सी के करीब एल्कलाइन कंडीशन बेस ज्यादा हो। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इन एरियाज पे सपोज कर लो इस तरह से है यहाँ पे, तो यहाँ पे एसिड का छिड़काव करवाती है, तो एसिड एंड बेस क्या कर जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। तो एक इंटरवल में करवाती रहती है, फिर धीरे धीरे करके उसके सॉइल की जो वो है सैलिनिटी है या एल्कलिनिटी है जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर वो वेजिटेशन, यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे क्योंकि अल्कालाइन कंडीशन इतना ज्यादा होता है कि कोई भी वेजिटेशन जल्दी से वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा टाइम लेती है इसको चेंज होने में। तो ये चीज है ध्यान में रखना कि जो बेसिकली पीएच है, ठीक है, और मिनरल कॉम्पोजिशन है, साथ साथ में टोपोग्राफी, ठीक है, डिटरमिन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। तो ये भी याद रखना क्या क्या बच्चे, पीएच, दूसरा मिनरल कॉम्पोजिशन, लिख लो बाहर या अंडरलाइन कर लो, मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टोपोलॉजी या टोपोग्राफी, ठीक है। ये बेसिकली ये तीनों किसको डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन वेजिटेशन टाइप, डिटरमिन वेजिटेशन टाइप। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सॉइल का कौन सा जो करेक्टरिस्टिक है, ये क्या है, सॉइल की करेक्टरिस्टिक ही है, ठीक है। पीएच है, मिनरल कॉम्पोजिशन है, टोपोग्राफी है, ये बेसिकली वेजिटेशन टाइप को इनडायरेक्टली अगर पूछना चाहेगा तो क्या करेगा, ये वेजिटेशन क्या है बच्चे, इसको क्या बोलोगे, फ्लोरा। ये किसको डिसाइड करेगी, कौन, फ्लोरा, क्योंकि जो सोर्स ऑफ फूड है वो तो बेसिकली फोना सॉरी फ्लोरा है, फ्लोरा से हर्बीवोर आएगा, हर्बीवोर से कार्निवोर्स आएगा, दैट मीन्स कि यही डिसाइड करेगा कि किस तरह का फाना होगा, ठीक है। और फ्लोरा एंड फाना मिलके बच्चे किस तरह क्या डिसाइड करेंगे, बायोम डिसाइड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है कि this in turn indicates dictates the type of animals that can be supported, ठीक है। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट का भी अलग हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था सी लेवल पे, द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो सी लेवल है, ऊपर आपने देख लिया कि यहाँ पे एल्गी रह रही है, बीच में रेड एल्गी रह रही है। अब ये जो बेंथिक वाला, बेंथिक जोन कौन सा होता है बच्चे, जो बिल्कुल बॉटम पे होता है, बॉटम, ठीक है, जो कि सेडिमेंटेशन के करीब, सेडिमेंट वाला एरिया जो है उसके करीब होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ सपोज कर लो जिस तरह की वेजिटेशन रह रही है, ठीक है, वो सड़ने के बाद या मरने के बाद क्या करेगी, गिरेगी। तो ये जिस टाइप की वेजिटेशन होगी उसी टाइप का जो है बेसिकली उसको जो बेटर ईट कर सकेगा, बेटर यूटिलाइज कर सकेगा एनिमल, वही वहां पे रहेगा, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स, इस वाले एरिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स कौन से होते हैं, ज्यादातर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन डिटरमाइन कर रहा है, सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो कुल मिला के एक छोटे से टॉपिक में इतना क्वेश्चन बनाने का है कि इसीलिए तुम्हारे क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है।
चलो, तो फाइनली हम आ गए कहाँ पे, बायोटिक फैक्टर्स हम सॉरी एबायोटिक फैक्टर्स हमने खत्म कर लिए। अभी फैक्टर्स खत्म किए हैं, इसके जो रिस्पॉन्स है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इन एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्ड करता है, वो हमें देखना है। ठीक है, इससे भी इसका जो ग्राफ आपको दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है जो आपको, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें जो पिक्चर दिख रही है, देखो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनकी किसी हैबिटेट में एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं, अभी जो भी हम एडाप्टेशन की बात करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हैबिटेट के। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जो हैबिटेट है उसको एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, साथ साथ में बायोटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। तो जो बायोटिक फैक्टर्स का अफेक्ट है इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है, वो आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पढ़ो। ठीक है, तो जो आपने देखा प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, तो वो सारा आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन में देखोगे। अभी आप देखो यहाँ पे कि एनसीईआरटी बोलती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको आप वो किस तरह से पर्टिकुलर हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में उनको क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। अब एक चीज वो उसको एक तरफ रखो, दूसरा देखो कि हमारा जो बॉडी है, अपने अंदर की बॉडी को देखो, ह्यूमंस की बात करें, हम अपने बॉडी में एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज होमियोस्टेसिस। अब जनरली जब भी हम इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट की बात करेंगे ना बच्चे, जनरली दो ही चीजें लेते हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा ऑस्मोटिक जो है जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, दो चीजें हम लेते हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है ऑस्मोटिक या ऑस्मो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, दो चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ कि जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कोई ना कोई प्रोसेस, मतलब इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, जितने ऑलमोस्ट जितने ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म। दोनों चीजें हो जाती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन भी हो जाता है और साथ में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा मतलब कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें। दूसरा एक और चीज देखो, मैं अभी टेम्परेचर पे वापस लौट के आता हूँ, एक और चीज देखो आप, ग्राफ देखो जो कि आपके एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पे क्या किया है, एक एक्सिस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रखा है और दूसरे एक्सिस पे क्या रखा है, इंटरनल। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का एनवायरनमेंट है, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर का एनवायरनमेंट है और मेरे बाहर की तरफ जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है वो क्या है, एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है, समझ में आ रहा है कि बाहर सपोज कर लो सर्दी आ गई, तो हमने क्या कर लिया, हम तो ह्यूमंस ठहरे, दिमाग वाले इंसान, तो हमने ऊनी जो है जो वूलन्स है वो हमने पहन लिया ताकि ये कुछ मेंटेन करे और कुछ हमारा बॉडी करे। ठीक है, हमारे मैमल्स की बात करो, अदर मैमल्स की, जानवर जो है उनके पास तो नहीं है, तो अगर उनको कंपेयर कराओगे तो उनको देखो, वो तो बिना कपड़े के ही अपने अंदर के एनवायरनमेंट को क्या करके रखे हुए हैं, मेंटेन करके रखे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब हम पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर कर रहे हैं, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, सब कुछ। ठीक है, तो अगर उनको देखोगे तो उसमें से इस ग्राफ को देखते हुए आप उनको क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर। एक वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि बेसिकली अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, डजंट मैटर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कांस्टेंट बनाए हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर, इनको बोलते हैं रेगुलेटर। ठीक है, सपोज कर लो मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें अभी किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मान लो कि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर पे मैं बोल रहा हूँ कि
ये रेंज है 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ज्यादा ले लिया, हालांकि मुझे कम रेंज पे लेना चाहिए था ताकि ये 1 मिनट इसको मैं 5, 10, 15, 20, 35, 40, 50, ज्यादा रेंज हो जाएगा तो उससे फिर गड़बड़ करेगी। ठीक है, क्योंकि हम मैमल्स हैं, हमारे अंदर डेफिनेटली अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की अच्छी खासी कैपेबिलिटी है, बट स्टिल अगर आपको 50 डिग्री पे रख दिया जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, उसके आगे तो भगवान ही जाने क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली मेंटेन किया है उसको क्या बोल दिया हमने, और जो नहीं कर पाता है एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है। देखो इधर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, इधर से इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, तो इस वाले को क्या बोलते हैं, कन्फॉर्म। ठीक है, ई आ रहा है क्या, ओ आ रहा है, देखो कन्फॉर्म। ठीक है, अच्छा ये दो कैटेगरी हो गई, एक और कैटेगरी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर रेंज पे अपना एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लेते हैं बट उसके बाद नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि इनको क्या बोलेंगे, तीसरी वाली कैटेगरी क्या होगी, पार्शियल रेगुलेटर। मतलब कि कुछ ही रेंज में, एक बहुत नैरो रेंज है जहां पे वो बेसिकली अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्या है नहीं कर पाएंगे, तो इनको क्या बोलोगे, पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप इन तीन कैटेगरी पे, एनसीईआरटी ने बहुत पार्शियल रेगुलेटर के बारे में बात नहीं की, थोड़ा सा बस बताया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो रेगुलेटर है उसमें मैमल्स हैं, बर्ड्स, ये आए मैमल्स एंड बर्ड्स। 99%, दूसरा कैटेगरी देखो, 99% एनिमल, कन्फॉर्मर में क्या है, 99% एनिमल प्लस ऑल, ये क्या है, कन्फॉर्मर्स। ये कन्फॉर्मर्स है, मतलब ये जैसा एनवायरनमेंट वैसा इनके इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है कन्फॉर्मर की कैटेगरी पे आ जाएंगे। पार्शियल रेगुलेटर में कुछ वो है ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दिया, मुझे भी एग्जांपल, हाँ बोल सकते हो, बट जिस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो कुछ मेंशन नहीं है वो पूछेगा ही, कुछ मेंशन नहीं है, आप उस तरह से बोल सकते हो, बट अब इस चीज को दूरी रखो। मैंने आपको ये बता दिया, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, कन्फॉर्मर। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें देखो कि एक दो चीजें और हैं, जैसे माइग्रेशन और सस्पेंशन। ये तब काम आएगी, ध्यान रखना इस चीज को, एनसीईआरटी में मेंशन कि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन लोकलाइज, मतलब कि वो पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेसफुल कंडीशन लोकलाइज होगा तभी माइग्रेशन एंड सस्पेंशन आपको देखने को, उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइग्रेशन एंड सस्पेंशन देखने को मिलेगा जबकि स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हो, लोकलाइज हो, पर्टिकुलर टाइम के लिए हो या पर्टिकुलर स्पेस। ठीक है, तो ये वाला, जैसे माइग्रेशन का मैं एग्जांपल दूं आपसे कि माइग्रेशन में क्या होता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं इस चीज को अवॉइड करने के लिए, स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है कि साइबेरियन जो बर्ड्स, ठीक है, साइबेरियन केन्स बोलते हैं इनको, साइबेरियन बर्ड्स हैं, ये बेसिकली भरतपुर राजस्थान में एक नेशनल पार्क है, क्या नाम है, यॉलदेव। ठीक है, नेशनल पार्क लिखा, मैं अभी अंडरलाइन करवाता हूँ, अभी इसको समझो पहले, भरतपुर राजस्थान।
ठीक है। तो यहाँ साइबेरिया में कुछ टाइम के लिए ठंडी इतनी भयानक पड़ती है कि माइनस में टेम्परेचर है। उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ की साइबेरियन ट्रेन्स हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही उनको लगता है कि वहां पे अब कंडीशन ठीक हो गई होगी तो ये फिर से क्या कर जाती है, ये क्या है, माइग्रेशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेशन। ठीक है। और है इसमें जैसे पोलर रीजन से कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है, एक पोल से दूसरे पोल पे चली जाती, ठीक है, दूसरे पोल फिर से वो चली जाती है, या इक्वेटर पे चली जाती है फिर यहाँ से चली जाती है। ठीक है, ये कई सारे एग्जाम्पल। सस्पेंशन की बात करें, एनसीईआरटी में सस्पेंशन के बारे में ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। बताओ कितना हुआ बच्चे? 13 है ना। सस्पेंस, हाँ। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने स्ट्रेसफुल पीरियड को, स्ट्रेसफुल टाइम को खत्म करने के लिए या उसको उससे जो है क्या कहते हैं बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं, सीज कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं। ठीक है, ताकि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को क्या किया जा सके, पास किया, अवॉइड नहीं, पास किया जा सके। स्ट्रेसफुल पीरियड है, टाइम पीरियड है जिसको वो क्या करेगा, पास करेगा। कैसे पास करेगा, अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज है उनको सीज कर देगा, मतलब मिनिमम कर देगा। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लें प्लांट्स, प्लांट्स का जो बच्चे सीड है ये किसको अवॉइड करने के लिए, प्लांट्स की लाइफ में जो स्ट्रेसफुल कंडीशन आने वाली है उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड। सीड के अंदर लाइफ है कि नहीं, जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो अपने मिनिमम उस पर चल रहा है। ठीक है, मिनिमम उसको बोलते हैं क्या, नाम भूल गया बच्चे को, दिमाग से नाम नहीं आ रहा। डोरमेंट कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हो ये, डोरमेंट स्टेज। डोरमेंट स्टेज में क्या है कि जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको सीज कर दिया गया है या बिल्कुल मिनिमम कर दिया गया है, डोरमेंस। ओके। दूसरा, अगर आप बात करोगे बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड फंजाई, तो ये बेसिकली क्या फॉर्म कर लेते हैं बच्चों, होता है कि नहीं, बैक्टीरिया में स्पोर होता है, इंडोस्पोर। ठीक है, आपका एल्गी में भी स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, एंड आपके फंजाई में। तो ये स्पोर का फॉर्मेशन किस लिए होता है, ताकि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसको पास कर सके। ठीक, इसी तरह से एनिमल्स की बात करो आप, एनिमल्स की बात करो तो एनिमल्स में जो सस्पेंशन वाले स्टेज है बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ठीक है, हाइबरनेशन को क्या बोलते हो आप, विंटर स्लीप, और जो एस्टिवेशन है समर। ठीक है, को बोलते हैं समर, और जो हाइबरनेशन है, मतलब कि अगर आप पोलर बियर की बात करो, ठीक है, तो जब पोलर रीजन में जहाँ पे कि आपके पोलर बियर रह रहे हैं, जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो जो स्ट्रेसफुल पीरियड है उसको, ठीक है। और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन समझ, जैसे इसमें एक एग्जांपल है स्क्वायरल, स्क्वायरल, हाँ, आगे बच्चे एग्जांपल हम देखेंगे एडोप्टेशन। ठीक है, मेरे दिमाग में भी नाम नहीं आ रहा है। तो एस्टिवेशन में कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि समर में
अपने आप को जो है क्या कहते हैं ऐसी कंडीशन पे रखते हैं ताकि वो जो स्ट्रेसफुल टाइम है एस्टिवेशन का, ठीक है, वो पास कर सके। तो ध्यान में रखना, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप बोलते हैं, एस्टिवेशन को एक बार देख लेना इस चीज। और मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज दूंगा, मेरे पास टाइम है तो मैं आपको रीड कर देता हूँ इसको। अच्छा, एक और रह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक नाम देखना है, डायापॉज। ये डायापॉज स्टेज है, किसमें है बच्चे? जू प्लैंक्टन में। इस सारे पॉइंट ध्यान में रखें, जू प्लैंक्टन, ठीक है। ये भी क्या है, एक सस्पेंडेड स्टेज, सस्पेंडेड स्टेज, ठीक है। तो आओ, ये भी सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा तेज चलना। जहां पे आपका रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, किसके रिस्पॉन्स की बात कर रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एबायोटिक स्ट्रेस को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो क्या लिखा है, हैविंग रियलाइज दैट द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटाट्स मे वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम, ठीक है। वी नाउ आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच हैबिटाट्स कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organisms after, जो हाईली वेरिएबल इन्वायरमेंट है वो किस तरह से क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स को परेशान करता, बॉदर मतलब परेशान कर रहा, ठीक है। One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all the biochemical reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency. मतलब कि जब स्टार्टिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स था यूनिसेलुलर, ठीक है, उससे धीरे धीरे करके मल्टी सेलुलर बना, फिर जो है और डेवलप हुआ। तो स्टार्टिंग में जैसा एनवायरमेंट था वैसा ऑर्गेनिज्म था, उसके पास कुछ नहीं था, एनवायरमेंट में चेंज आया, वो क्या हो गया, वो मर गए, मर गए, ठीक है। तो एक लॉन्ग कोर्स हुआ, म्यूटेशन होता रहा, वो उसमें जो है कुछ कुछ बेनिफिशियल म्यूटेशन आए, उनकी वजह से कुछ स्पेशल कुछ स्पीसीज इस तरह से डेवलप हुई जिनके अंदर एक पर्टिकुलर एडॉप्टेशन था, किस चीज के लिए, ताकि वो इंटरनल एनवायरमेंट को क्या कर सके, मेंटेन, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all the biochemical reaction and physiological functions to proceed with maximal efficiency, thus enhance the overall fitness of the species. ये टर्म फिटनेस आप एक बार फिर से कहीं पढ़ोगे, एवोल्यूशन चैप्टर में जब डार्विन के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो उन्होंने एक टर्म दिया है डार्विनियन फिटनेस, ये वही फिटनेस, ये क्या है, ये वही फिटनेस। फिटनेस कुछ नहीं है, एनवायरमेंट जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, उस एनवायरमेंट में, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो किस तरह से अपने को एडॉप्ट करती है ताकि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को बेस्ट वे में क्या कर सके, पास कर सके, दैट इज नोन एज फिटनेस। जो अच्छे से पास करेगा वो आगे सरवाइव करेगा, जो नहीं पास कर पाएगा वो सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड फिटनेस ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, लिंक्ड है, ठीक है। स्पीसीज के लिए तो बोला उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना बेटर सर्वाइव करेगा उतना फिट स्पीसीज कहलाएगी, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर अगर किसी जो है क्या कहते हैं पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल कंडीशन को जो है क्या कहते हैं कोई स्पीसीज बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, उसका जो है क्या कहते हैं वो इफिशिएंटली उस एनवायरमेंट में अपने आप को रख पा रही है, तो उसको बोलेंगे कि ये बेसिकली क्या है, कि जो ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीसीज है वो एनहांस हुई, ठीक है। Thus, constancy for the example could be in terms of optimal temperature and optimal concentration. मैंने पहले ही बता दिया क्या, कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, उसमें दो चीजें देख रहे हैं क्या, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन हेल्प करता है, तो वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, मेंटेन रहता है। बट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है, तो जो भी बात हमें एडाप्टेशन में करनी है वो मोस्टली किसके लिए करनी है, टेम्परेचर, ठीक है। तो
ये लिखा द कॉन्स्टेंसी फॉर द जनरल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स ideally then the organism should try to maintain the constancy of its environment, internal environment, a process called homeostasis, despite varying external environmental conditions that tend to upset its homeostasis. ठीक है, तो let's just take an analogy to clarify that important concept. ये सिंपल सी बात कर रहा है, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, तो जब 25 डिग्री टेम्परेचर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लो गर्मी हो गई, 35-40 टेम्परेचर पहुंच गया, तो हम लोग किससे अपने आप को बचाते हैं? एसी लगा लेते हैं। तो एसी क्या कहता है? कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना के रखता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारी जो एफिशिएंसी काम करने की थी वो 25 डिग्री पे बेटर थी, ठीक है। तो जब 35 डिग्री गया तो हमारी एफिशिएंसी प्रॉब्लम कर रही थी, तो हमने इससे बचने के लिए क्या कर गए? एसी चला लिया। अब हम बढ़िया काम कर रहे हैं एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसी तरह से जब ठंडी होगी तो टेम्परेचर कम होता है तो हम हीटर चला लेते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है वो बाहर वाला मेंटेन रहे, तो हमारा जो एफिशिएंसी है बॉडी का, वो बॉडी की एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, तो हम काम भी उतना ही एफिशिएंट कर पाएंगे। उसी चीज के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कि यहाँ लिखा हुआ है, let's take an example to clarify the important concept. Suppose a person is able to perform her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it to so. Even if when it is scorchingly hot or freezingly cold outside, it could be achieved at home, in the car while traveling, and at workplace by using the air conditioner in summer and heater in winter. Then his or her performance would be maximum regardless of the weather around him, ठीक है। वेदर कंडीशन पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। हेयर द पर्सन्स होम्योस्टेसिस इज accomplished not through physiological but through artificial। ये फिजियोलॉजिकल नहीं, ये क्या है? आर्टिफिशियल, ठीक है। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप अप विद सिचुएशन? जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम तो कर सकते हैं, पर बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं करते हैं। पर क्या उनके पास भी कोई फिजियोलॉजिकल मीन्स है? अगर मैमल्स की बात करो ह्यूमंस को छोड़ के, तो उनके पास भी है। इवन तुम जैसे गांव में चले जाओ जहाँ पे कि अभी एसी और इस तरह की चीजें वैसे तो अब हर जगह हो चुकी है, बट स्टिल आज से 20 साल पहले तुम एज्यूम कर लो, 20 साल पहले इंडिया में बहुत कम जगह पे, सिटीज वगैरह को छोड़ के हर जगह पे क्या था? नहीं था लाइट वगैरह, ठीक है। तो लोग अगर गर्मी है तो गर्मी में रहते थे, ठंडी है तो ठंडी में रहते थे, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगी। तो जब समर होता है तो हम अपनी बॉडी को स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है, स्वेट करते हैं और उससे बॉडी को क्या करते हैं? ठंडा बना के रखते हैं। मतलब अंदर का जो टेम्परेचर है वो हम उसको क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। और जब ठंडी होती है तो सीवरिंग होती है बॉडी में। तो सीवरिंग क्यों होती है? जैसे ही आपको ठंडी में अगर कपड़े उतरवा दिया जाए तो आप कांपने लगेंगे। वो क्यों होती है? वो एक मैकेनिज्म है आपकी बॉडी को हीट करने के लिए, ठीक है। मसल्स में जब से वो होती है, मोशन होता है, तो उससे क्या जनरेट होती है? हीट एनर्जी जनरेट। तो ये मेंशन है, ध्यान में रखना है सारी चीजें, यहाँ पे सारा मेंशन हुआ है, ठीक है। तो रेगुलेट के लिए लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे। रेगुलेट में मैंने रेगुलेटर बता दिया कि रेगुलेटर क्या होते हैं बच्चे, जो अपने कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, वो है। तो यहाँ पे ये भी बता दिए थे रेगुलेटर्स में कौन कौन से आते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखो, मैं थोड़ा तेज चलूंगा यहाँ पे, कि सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मींस एंड समटाइम्स बिहेवियरल मींस। बिहेवियरल मींस मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं आगे चल के बिहेवियरल मींस भी एडाप्टेशन वाले टॉपिक पे बताऊंगा। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है एडाप्टेशन, वहाँ पे बिहेवियरल मींस भी बताऊंगा और फिजियोलॉजिकल मींस भी बताऊंगा, ओके। तो बस ये याद रखना कि जो होम्योस्टेसिस का मेंटेनेंस है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, वो बिहेवियरल भी हो। बिहेवियरल का मतलब अपने बिहेवियर में चेंज करके, एक तो हो गया फिजियोलॉजी में चेंज करके, दूसरा बिहेवियर में चेंज करके, ठीक है। means which ensure a constant body temperature, constant osmotic concentration, all birds and mammals and a very few lower vertebrates and invertebrates। कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स भी हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी है किस चीज की? मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करो इसको, all birds and mammals and very few lower vertebrates and invertebrates। और इसको कम से कम 5 बार घर पे जाके पढ़ना, ये समझ में तब आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कई बार पढ़।
ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ इसके आगे वाली जो लाइन है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ मैमल is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara Desert. समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं कि जो मैमल्स का जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मैमल्स के सक्सेस होने का सबसे बड़ा रेंज क्या है कि वो अपने अंदर का एनवायरनमेंट को मेंटेन करें। ये मान के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन लिखी हुई है, इसको अंडरलाइन करो। हो सकता है कि सक्सेस ऑफ मैमल्स जो है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सक्सेस ऑफ मैमल्स जो है किसकी वजह से, तो आप क्या बोलोगे? इट इज बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। The second paragraph है, the mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to ones that we human use. We maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius. In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. The resulting evaporative cooling, similar to what happens with the desert cooler in operation, brings down the body temperature. ठीक है, इसको क्या बोलते हो? evaporative cooling। ठीक है, जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से पसीना निकलता है, ठीक है, और बॉडी क्या हो जाता है, जिसको बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, एंड the resulting evaporative cooling, similar to what happens with the desert cooler in operation, brings down the body temperature. In winter, when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we start fever. ठीक है, उसके सीवर के आगे ये लिखा हुआ है, काइंड ऑफ एक्सरसाइज व्हिच प्रोड्यूस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। अंडरलाइन कर। तो पहला है इवेपोरेटिव कूलिंग बाय स्वेटिंग, एंड दूसरा है क्या? सीवरिंग, अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट रेज द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा वो करने के बाद अब तुमको इतना ध्यान, इतना टाइम देके कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा। ये 6 क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्स करो। 24 क्वेश्चन गलत हो गए तो 30 नंबर। ठीक है, 24 तो ये जाएंगे और 6 साथ में लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट है कॉन्फॉर्मर। पहले ही बता चुका कि जो बॉडी रेगुलर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते हैं, एनवायरमेंट को मेंटेन नहीं करते हैं, इनको कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। 99% एनिमल्स हैं ऑलमोस्ट, और 100% प्लांट, ऑल प्लांट। ठीक है, तो लिखा है देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। मतलब अगर जो है नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, in aquatic animals the osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers. Considering the benefits of a constant internal environment to the organisms, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators. पहला क्वेश्चन ये है कि जब मैमल्स एंड बर्ड्स ने ये इवॉल्व कर लिया इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, तो जो बाकी के हैं उनमें से तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रिच पर्सन एसी लगवा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और जो पुअर पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो अदर मैमल्स हैं जिनके पास में कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो बेसिकली उनके पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा पार्ट अपने बॉडी को, एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में, सिंपल सी बात। ठीक है, ठीक है, तो वो बेसिकली एनर्जी का गेम है पूरा। यही लिखा हुआ है, considering the benefits of a constant internal environment to the organisms, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators. Recall the human analogy we used above, much as they like. How many people can really afford an air conditioner? Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer. ठीक है, डेफिनेटली उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी? देखो, टेम्परेचर बढ़ा तो तुम्हारा बॉडी तो उसको रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड तो करेगा। दैट मीन्स कि जो तुम्हारी काम करने की एफिशिएंसी है वो 100% क्या होगी? अफेक्ट हो जाएगी, कम हो। ठीक है, बट उस चीज को वो क्या करता है, उसको उसी उसी सब ऑप्टिमल उस चीज पे, कंडीशन पे, सब ऑप्टिमल एफिशिएंसी पे वो रह लेता है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि
resign themselves to suboptimal performance in hot summer months. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. अब ये आपका ऊपर की जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ऊपर का उसको क्वेश्चन के फॉर्म में बना देगा और नीचे लिखेगा ये ऑप्शन कि जो थर्मोरेगुलेशन है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, एनर्जेटिकली इनएक्सपेंसिव है, इस तरह के ऑप्शन बना सकता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ को माइंड पे सेट कर लो पूरा। ठीक है, बार बार पढ़ने का टाइम नहीं होगा इतना। ठीक है, बस ये एक तरफ लिख लो चाहे कि थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक स्क्यूज एंड हमिंग बर्ड्स। ठीक है, हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। अब ये बताते हैं, यहीं से एक रूल आता है बच्चे बर्गमैन, एक रूल है इकोलॉजी में दिया गया बर्गमैन। ठीक है, वो ये कहता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज है, बॉडी साइज का मतलब है कि सरफेस एरिया उसका बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया है और वॉल्यूम कम हो गया। अगर बड़ा और छोटा है तो सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम कम है। या आप इस तरह से बोलो कि हाँ ठीक है, अभी इसी पे रहने दो कि अगर साइज छोटा है तो सरफेस एरिया बढ़ा है और वॉल्यूम कम है। ठीक है, और अगर साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया कम है और वॉल्यूम, ये कंडीशन ध्यान में। अब देखो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अच्छा एक चीज को ध्यान में रखो, एक और चीज बता देता हूँ कि जो हीट लॉस और गेन का फंक्शन वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। क्योंकि जो हीट निकलेगी या आएगी वो कहाँ से आएगी, सरफेस, बॉडी सरफेस से आएगी। तो हम जो भी बात करेंगे सरफेस एरिया के टर्म में। और एग्जैक्टली यार एक्यूरेटली बात की जाए तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पे बात की जाए, the function of heat loss or gain is directly depend on the surface area by volume। ठीक है, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहता है, पोलर रीजन, वो बड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो सरफेस एरिया है उसको क्या करना, कम करना विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, तो जब बड़ा साइज हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और सरफेस एरिया उसके कंपेयर में कम रहेगा। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा वहां पे, कम। तो हीट लॉस या हीट गेन क्या होगा, कम। तो वहां के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, साइज बड़ा होता है। बर्गमैन रूल सिर्फ यही बोलता है कि जो पोलर रीजन है, ठंडी वाले रीजन के हैं, या जो है आप ये बोल सकते हो कि जो गर्म वाले एरिया है, ठीक है, वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उनका जो बेसिकली बॉडी साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठंडी जगह पे रहने वाले का जो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो है वो कम होगा, और जो गर्म वाले रीजन है वहां पे सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आ रहा है? यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखो आप पहले क्या लिखा हुआ है, हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। लिख लो इस लाइन पे बर्गमैन रूल। बर्गमैन बर्गमैन रूल क्या कहता है कि जो, मतलब वो तो बहुत सारी चीजें बोला है पर आप शार्ट में ये बोल सकते हो कि ठंडे इलाकों में, जो ठंडी जगह है वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और जो छोटे गर्मी वाले जो एरिया है वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका साइज छोटा। ठीक है, तो बर्गमैन रूल लिख लो उस लाइन पे, बर्गमैन। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो, एनिमल्स लिव इन colder region have large size। ये जनरली ठीक है, मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलोगे। ठीक है, इकोलॉजी में कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी वाला, और वो भी एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इकोलॉजी का नहीं है, वो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, अप्लाई हो जाता है वहाँ पे। और यहीं पे दूसरे लिख दो, एंड एनिमल्स लिव्स इन हॉट रीजन स्मॉल, उसका साइज क्या होगा, ठीक है,
यहाँ पे एक और चीज चाहे लिख दो जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हीट लॉस एंड गेन is the function of surface. अब इसको सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो भी बोल सकते हो, सरफेस एरिया। ये चीज है, ये जो बर्गमैन रूल है, आपके एनसीईआरटी में बर्गमैन का नाम नहीं लिया, तो माइट भी चांसेस कि आपसे इस तरह से बोले भी ना कि बर्गमैन, तो ये जरूर बोल सकता है ये वाला चीज, ठीक है। और अगर जेमनर का दिमाग थोड़ा सा लगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए ऊपर, तो वो दे भी सकता है, ठीक है, पर चांसेस कम। This is periodically, this is particularly true for small animals like shrew and hummingbirds. तो ध्यान रखना, जो shrew जो है और hummingbirds, shrews बच्चे ये कहाँ पे रहते हैं, जहाँ थोड़े से गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो इनका जो साइज है वो क्या होगा, छोटा, ठीक है, समझ में आया। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है बच्चे, वो लग दिया। तो इसको भी आप देखो कहाँ पे हैं हम, जो भी चीजें बताई हैं सारा यही लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। Since small animals have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in cold. ठीक है। During the course of evolution के दौरान the cost and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. जो उसका प्राइस है, उसका जो कॉस्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, उसको कंसीडर किया गया, कब, ड्यूरिंग अ लॉन्ग टर्म ऑफ स्पैन, ठीक है, पूरा एवोल्यूशन के दौरान। और ये देखा गया कि ये तो काफी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो अगर आप एवोल्यूशन में इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को फेवर करेंगे तो उनका जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है, तो उनका जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाएगा भाई, अगर अगर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का बहुत बड़ा पार्ट उधर चला गया तो उनका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए आगे देखो क्या लिखा हुआ है, some species have evolved the ability to regulate but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform। ये क्या है, ये जो लास्ट की लाइन में लिखी है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल रेगुलेटर। Because some species have evolved their ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform। मैंने ये पिक्चर जो बनाया था इस तरह से, ठीक है, कि कुछ देर के लिए पार्शियल, ये रेगुलेटर वाला पेज है, ये ठीक है। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस वाले में, मतलब जिनको आप कन्फॉर्मर बोल रहे हैं, जिनको आप क्या बोल रहे हो, वो एक रेंज में बेसिकली क्या है, रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब एक अगर 25 डिग्री का टेम्परेचर सपोज कर लो है तो वो उसमें हैप्पीली रह रहे हैं, बट जैसे ही टेम्परेचर इधर उधर होगा वो बेसिकली क्या करेगा, उनका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली जो कन्फॉर्मर है उनमें से मोस्ट कन्फॉर्मर्स को आप क्या बोल सकते हो, पार्शियल रेगुलेटर। जैसे स्नेक है, स्नेक का एक पर्टिकुलर फेज है, उस दौरान वो क्या रहता है, वो एक्टिव रहता है, ठीक है, उस दौरान वो एक्टिव एक नैरो रेंज पे बेसिकली अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, बट जैसे ही थोड़ा ठंडी बढ़ी या थोड़ा जो है क्या कहते हैं गर्मी बढ़ी तो वो जो क्या करता है अपने आप को हाइड कर लेता है, एस्टिमेशन पे ले जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पार्शियल रेगुलेटर का, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड, लास्ट वाली बात जो मैंने बताई थी कि अगर स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन क्या हो जाए, लोकलाइज्ड हो जाए, आर रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, या थोड़ी देर के लिए, तो ऑर्गेनिजम्स हैज टू अदर अल्टरनेटिव, इनको छोड़ के, ऊपर वाले रेगुलेटर एंड कन्फॉर्मर को छोड़ के और भी तरीके हो सकते हैं,
कौन से? माइग्रेशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म माइग्रेट भी कर सकता है और ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी को क्या करता है? सस्पेंड कर सकता है। माइग्रेशन में मैंने बताया कि एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं। देखो जल्दी करो। द ऑर्गेनिजम्स कैन मूव टेम्परेली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। ठीक है, तो ध्यान में रखना, टेम्परेली मूव करते हैं, परमानेंट मूव नहीं करते। ठीक है, इन ह्यूमन एनालॉजी, अगर ह्यूमन एनालॉजी से कंपेयर कराएं तो जब आप समर वेकेशन होता है तो आप कहाँ पे जाते हो? हिली एरियाज पे। नॉर्थ वाले शिमला जाते हैं, ठीक है, मसूरी जाते हैं, तुम लोग दार्जिलिंग वगैरह जाते हो, वैसे यहाँ इतनी गर्मी भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्ट्रेटेजी लाइक फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर द ड्यूरेशन ऑफ summer. Many animals, particularly birds during winter, undertake long distance migration to more hospitable areas. Every winter the famous, अब ये ध्यान रखना कब आती है? विंटर से, एवरी विंटर। ठीक है, द फेमस क्योलोडो नेशनल पार्क भरतपुर में है, राजस्थान में, होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना, इसका नेशनल पार्क का नाम रखना क्योल्डो। ठीक है, सस्पेंशन बता दिया था कि बैक्टीरिया, फंजाई और जो लोअर प्लांट्स हैं लाइक एल्गी, ठीक है, उसमें थिक वर्ल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ताकि वो सस्पेंड कर सके अपने आप को, जो उसका वर्स्ट फेज है उसको पास कर सके अनफेवरेबल कंडीशन को। दी जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट इन हायर प्लांट्स, सीड्स एंड सम अदर vegetative reproductive structures serve as a means to tide over periods of stressful beside helping in dispersal. They germinate to form a new plants under favorable moisture and temperature condition. ठीक है, जैसे ही वर्ष फेज आता है और सॉरी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो वो सीड के फॉर्मेशन में अपना पास कर लेता है स्ट्रेसफुल कंडीशन को। ठीक है, they do so by reducing their metabolic activity and going into state of dormancy, पहले ही बता चुका हूँ मैं। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिजम्स इफ अनेबल टू माइग्रेट, एनिमल्स के कंडीशन में क्या है कि अगर वो माइग्रेट नहीं कर सकता, ठीक है, माइट बी चांसेस कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, अगर वो नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा? वो स्केपिंग टाइम को स्केप करेगा। कहाँ पे जाएगा? टाइम स्केप। ठीक है, तो टाइम स्केपिंग में दो चीजें हैं आपका। द फेमिलियर केस ऑफ बियर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ स्केप ऑफ टाइम। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्केप ऑफ टाइम आपको किसमें देखने को मिलता है? एनिमल्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को एस्टिवेशन बोलते हैं, नहीं हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, सम स्नेल्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्नेल्स एंड फिशेस, सॉरी इसका एग्जाम्पल दिया नहीं है इन्होंने, इसका एग्जाम्पल पोलर बियर है। ठीक है, some snails and fishes go into the estivation to avoid summer related problems, heat and desiccations. ठीक है, under unfavorable conditions many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development। इसको पूछा जा चुका है, diapause को नीट में पूछ लिया गया। ठीक है, दोबारा बोलो। बर्ड्स, हाँ, टाइम वो कहाँ एक्सपेक्ट वो करता है, पर उसमें अपनी बॉडी की एक्टिविटी को सीज नहीं करता है, उसकी बॉडी वैसे ही एक्टिव रहती है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर जाता है। तो इसमें बोल तो रहा है कि अगर बर्ड्स वो सॉरी एनिमल्स अगर माइग्रेट करने में अनेबल हुआ, वो एनिमल्स जो माइग्रेट नहीं कर सकते लाइक पोलर बियर या जो भी ऑर्गेनिजम्स रह सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, उनके लिए बोला है कि वो एस्टिवेशन पे जाए। अब बच्चे एडॉप्टेशन है, और पता है ये सबसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, एडॉप्टेशन से तो और ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा एडॉप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं, फिर पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। मतलब इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छोड़ सको। टाइम ऑलरेडी सर ने बताया नहीं था कितनी देर तक का मेरा टाइम है? हाफ एन आवर्स, अगर एक्सटेंड तो नहीं हुआ क्योंकि क्लास को तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, अगर हो तो मैं कंटिन्यू करूँ।
से क्लास आधा घंटा डिले हुई है, आधा घंटा कम की गई? ओके, मतलब मुझे 1 बजे तक करना है कंटिन्यू। रहा हूँ। चलो क्लास तो चलेगी, अच्छा हुआ 15 मिनट मुझे और मिल गए। तो स्ट्रेस वाले पार्ट को एक काम करते हैं, अगर स्ट्रेस खत्म कर देते हैं बच्चे तो तुम लोगों को समझ में आ रही है ना बातें जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है, पर ये भूल जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर में जाके रीड करो, जितनी मैक्सिमम टाइम रीड कर सकते हो रीड करो। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो चलो एडॉप्टेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो फिर से रिलेट करो आप। आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो सीजनल वेरिएशन है उनसे बायोम्स बने हैं। ठीक है, जो डिफरेंट सीजन है उनसे बायोम्स बने। बायोम्स के अंदर ढेर सारे टाइप्स के हैबिटाट है, कुछ फेवरेबल है कुछ अनफेवरेबल है। ठीक है, फिर हैबिटाट के बारे में जब आपने बात की तो उसमें 2 टाइप की चीजें हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब बायोटिक कंपोनेंट है, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट है। दोनों बेसिकली किसको अफेक्ट कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट की, जिसमें से एबायोटिक कंपोनेंट हमने पढ़े 4, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा एडॉप्टेशन। ठीक है, जो डिफरेंट एडॉप्टेशन है या एडॉप्टेशन ही था, सॉरी रिस्पॉन्स। ठीक है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसको? एबायोटिक फैक्टर्स को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर दिया गया? कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते थे या बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते थे उसको होमियोस्टेसिस सॉरी रेगुलेटर्स बोला। जो नहीं कर सकते थे उनको क्या बोला? कन्फॉर्मर्स। फिर उन्होंने बोला कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है कन्फॉर्मर्स में, किसमें? कन्फॉर्मर्स में वो कुछ एक रेंज है, बहुत छोटी सी रेंज है जिसपे आराम से वो रह लेते हैं, तो उनको बोला गया कि दे आर द पार्शियल रेगुलेटर। एग्जाम्पल्स आप याद रखना। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ कुछ जैसे स्नेक्स भी पार्सल का है, फ्रॉग भी आपका पार्सल का है। ठीक है, वो एक रेंज है जहाँ पे वो, मैंने बोला ना कि जो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर क्या है? पार्शियल रेगुलेटर। मतलब एक 25 डिग्री सेल्सियस, एक 20 से 30 डिग्री बोल दो या और कम, थोड़ा सा रेंज कम कर दो, उस पर वो हैप्पी रहते हैं। इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर या उसमें वेरिएशन हो रहा है वो क्या करेंगे? वो उनका उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने लगेगा अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास 2 और ऑप्शन है, एक माइग्रेशन का, दूसरा सस्पेंशन का। माइग्रेशन में एग्जांपल दे दिया, जैसे कुछ बर्ड्स वगैरह है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट कर जाती है। सस्पेंशन में कई सारे हैं, जैसे वो बैक्टीरिया, फंजाई, आपके एल्गीज हैं, वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं। एनिमल्स में आपका हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन वाली एक्टिविटीज हो जाती है, प्लांट्स में फीड वाली एक्टिविटीज हो जाती हैं, और जो कुछ एक जू प्लैंक्टॉन्स है बेसिकली जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं, डेवलपमेंट को ध्यान में रखना, लिखा हुआ एनसीईआरटी ने किसको सस्पेंड किया हुआ है? डेवलपमेंट को सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ चुका है इसी पॉइंट, किसको सस्पेंड करता है? डेवलपमेंट को सस्पेंड करता है, तो ये डायफॉल्स। ठीक है, इसके बाद ये खत्म। अब आते हैं हम एडॉप्टेशन। ठीक है, तो जब रेगुलेट वाला मैं पढ़ा रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल मीन्स हो सकता है, वो बिहेवियरल मीन्स हो सकता है। अब जब एडॉप्टेशन की बात करेंगे तो वैसे ही कुछ है, यहाँ पे भी क्या है? वैसा ही कुछ है। क्या है कि जो एडॉप्टेशन बॉडी में आए वो आपके जो है फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब कि फिजियोलॉजी में कुछ इस तरह का चेंज हुआ है ताकि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को वो क्या करे? एडॉप्ट करे। वो उसके मॉर्फोलॉजी में हो सकता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंज इस तरह से हो गए कि वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल कंडीशन या एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको क्या करे? एडॉप्ट करे। और बिहेवियर कौन कौन से? फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड, समझे? इन्हीं 3 चीजों पे आपको नीचे एग्जांपल दिए जाएंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज के अगेंस्ट एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। आप एडॉप्टेशन पे जाओ 13.1.3 पे, while considering the various alternatives available to the organisms for coping with extremes in their environment. Extremes in the environment का मतलब क्या है? कि जो एनवायरमेंट में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है,
जैसे जैसे अगर एक मैं आपको बताऊं, एक आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। ये मैं बोल दूं जैसे टेम्परेचर है, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से, मतलब एक रेंज है बेसिकली जिसपे ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है वो क्या है, ऑप्टिमम। इसके इधर दो चीजें देखने को मिलेगी। जो ये वाला जो कंडीशन है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन, और ये इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का मतलब कि टॉलरेट नहीं कर पाएगा, सेम चीज इधर भी होगा। तो ये जो दोनों इंड है बच्चे, इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, या इस वाले को बोले ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, कि while considering the various alternatives available to the organisms for coping up, coping मतलब अडॉप्ट करना, ठीक है, या उसको उसको जो है झेलना या जो भी बोलो, ठीक है। विद एक्सट्रीम्स इन द एनवायरनमेंट वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, मतलब कुछ हैं जो कि फिजियोलॉजिकल जो है एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड कुछ बिहेवियरल लाइक माइग्रेटिंग टेम्परेली टू बी लेस स्ट्रेसफुल हैबिtat, एंड दीज रिस्पॉन्स आर आल्सो एक्चुअली देयर एडाप्टेशन। ये जो रिस्पॉन्स है उसी को क्या बोलते हो, वो एडाप्टेशन है उसका, ठीक है। सो वी कैन से दैट एडॉप्टेशन, अब एडॉप्टेशन को डिफाइन कर रहा है, बार बार एक टर्म आप सुन रहे हो क्या, एडॉप्टेशन, उसको डिफाइन कर रहा है कि एडॉप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट, मतलब वो कोई भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स whether it is morphological, physiological or behavioral that enables the organisms to survive and reproduce in itself। फिर से बात वही आ गई ना, जब आपने फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी किसके बारे में बात करती है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एडॉप्टेशन के लिए भी क्या कह रहा है कि ये वो एट्रीब्यूट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में क्या करता है, बेटर सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस कर सकता है, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि एडॉप्टेशन इज एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, ठीक है। एडॉप्टेशन किसके रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है टर्म, हैबिटेट के, ठीक है, हैबिटेट के लिए बोल रहा है। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed। मतलब कुछ एडॉप्टेशन ऐसे थे जो क्या कर गए, जेनेटिकली, सारे नहीं, ठीक है, सारे नहीं, मतलब वो एडॉप्टेशन बेसिकली किसकी वजह से हुआ, चेंज इन द जेनेटिक सिस्टम, उनके जेनेटिक्स में चेंज हुआ, उनके डीएनए में चेंज हुआ है, और वो बेसिकली जेनेटिकली क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, सपोज कर लो आप ना, इस समय जैसे हम किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक, फिर कुछ दिन के बाद देखते हो कि वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो वो मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि उसके डीएनए में उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसकी वजह से उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को वो सस्टेन कर पा रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे चेंज हुआ, जेनेटिक सिस्टम में चेंज हुआ, ठीक है। इसी की बात करें कि इसी तरह का कोई चेंज लिविंग अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी होगा जो उनके जेनेटिक सिस्टम पे, उनके उनके जो डीएनए है वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, अब एग्जांपल दे रहा है किसका, कंगारू रैट का, ठीक है। कंगारू रैट कहाँ पे पाया जाता है बच्चे, नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो कंगारू रैट है इनको बोलते हैं कि अपनी पूरी लाइफ बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑफ, क्या करता है, उसके बॉडी के अंदर जो फैट है ना, एक चीज बताएं कि जो फैट है, जो फैट का रेस्पायरेशन होता है तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस, ठीक है। जितने भी आप एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन जानते हो, उसमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक वाटर का प्रोडक्शन किसमें होता है, तो उसके अंदर भी जो फैट है वो उसको ऑक्सीडाइज करता है फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी, और उससे जो वाटर निकलता है उसको यूज कर लेता है इंटरनल रिक्वायरमेंट जो है उसकी वाटर की पूरी करने के लिए, तो ठीक है। तो it has also the ability to concentrate its urine so that minimum volume of water is used to remove it,
ठीक है, मतलब इसके अंदर ये वाली भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि जो उसके अंदर वाटर क्या है, वाटर उसको इतना मतलब यूरिन के फॉर्म में उसको निकलने ना दे, उसको इतना कंसंट्रेट कर दे कि सॉलिड जो है सॉलिड फॉर्म में निकालेगा वो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को, यूरिन मटेरियल, ठीक है, सॉलिड फॉर्म। तो इससे क्या करेगा, अपने अंदर के पानी को बचा सकता है। ठीक है, तो दो चीजें देखी इसमें, दो फिजियोलॉजिकल चीजें देखी, एक क्या देखा, इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन, और दूसरा जो यूरिन है उसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट सॉलिड फॉर्म में उसको कंसंट्रेट करने का। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, फिजियोलॉजिकल, दोनों के दोनों फिजियोलॉजिकल। ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डिजर्ट में पाया जाता है, उसके अंदर उसके पास पानी के सोर्स नहीं। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल मीन्स है, ध्यान में रखना। कंगारू रैट किसका एग्जाम्पल है, एडॉप्टेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल, कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ओके। सेकंड है, मेनी डिजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस, कैक्टस, ठीक है, एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। इस तरह के स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, जो डीप पिट्स में, सनकिन स्टोमेटा। किसको अडॉप्ट करने के लिए सनकिन स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन। कैसे करेगा, जैसे ये आपका सनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल क्या हो जाएगा, इस गड्ढे में बढ़ जाएगा, और जैसे ही इस गड्ढे में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ा तो लॉस है वाटर का वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि जो जीरोफिटिक प्लांट है उनमें कौन से स्टोमेटा पाए जाते हैं, सनकन स्टोमेटा। ठीक है, दे आल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, सीएम पाथ। थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल। ठीक है, कैम साइकिल। तो ये भी किस चीज को रिड्यूस करने के लिए है, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो इनमें स्पेशल एडॉप्टेशन पाया जाता है। तो ये तो हो गया क्या, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। ठीक है, और जो सनकन स्टोमेटा है वो कौन सा एडॉप्टेशन हो गया, मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन। ठीक है, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उसमें जो सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं वो किस टाइप का एडॉप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन, जबकि दूसरा वाला कौन सा एडॉप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, दे आल्सो हैव स्पेशल, ठीक हो गया यहाँ पे, सम डिजर्ट प्लांट्स लाइक ओपेंसिया, ओपेंसिया में कोई लीव्स नहीं पाई जाती है। ठीक है, किस फॉर्म में, स्पाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ में इनका जो स्टेम है वो कैसा हो जाता है, फ्लैटेड। जनरली अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो अगर उसकी यंग स्टेज को छोड़ दो, एक एडल्ट प्लांट में, मेच्योर प्लांट में, तो उसका स्टेम का काम फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वो लीव करती है। पर यहाँ पे स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया और लीफ को स्पाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि वाटर का लॉस बचाया जा सके। तो ये पूरे के पूरा क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल। नेक्स्ट है, मैमल्स हैव फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स। जो मैमल्स हैं कहाँ के, कोल्डर क्लाइमेट्स के, जनरली हैव शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट। इसी को क्या बोलते हैं, एलन्स रूल। तो दो रूल आपने पढ़े, एक बर्गमैन रूल जो कि बोल रहा है कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, सरफेस एरिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, हीट लॉस और हीट गेन के लिए। जो जो ठंडे इलाके होंगे वहाँ के एनिमल्स बड़े होंगे जनरली, या वहाँ पे छोटे एनिमल्स नहीं पाए जाएंगे, और जो समर वाले होंगे वहाँ पे। और एलन रूल क्या बोलता है कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पोलर रीजन्स में पाए जा रहे हैं उनके जो एक्सट्रीमिट्स हैं वो क्या होंगे, वो छोटा छोटा, ताकि हीट लॉस को, क्योंकि एक्सट्रीमिट की वजह से सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो कह रहा है मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, ये स्टेटमेंट याद रखना है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। ठीक है, इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में मैंने बताया कि दो टाइप के टिश्यूज या दो टाइप के सेल्स पाई जाती है। ठीक है, एक मोनोलाकुलर है, मल्टीलाकुलर। मोनोलाकुलर को व्हाइट फाइट सेल्स बोलते हैं और उसको ब्राउन। ये जो लेयर है किसकी, व्हाइट, ब्राउन फैट बच्चों में पाई जाती है। तो हाँ,
बिलो देयर स्किन एंड एक्ट एज इंसुलेटर। तो ध्यान में रखना कि जो उसकी थिक लेयर ऑफ फैट है जिसको ब्लबर के नाम से आप जानते हो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो सील है एक्वेटिक मैमल्स, एक तो हो गया एक्वेटिक मैमल क्या, सील, ठीक है। दूसरा उसके स्किन के नीचे एक लेयर पाई जाती है फैट की, दैट इज नोन एज ब्लबर, ठीक है। एंड दिस एक्ट एज इंसुलेटर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी। तो इतने सारे क्वेश्चन 2 लाइन से बनते हैं। तो यहीं पे मैं इसको रोकूंगा क्योंकि मैं भी बोलते बोलते गया हूँ, हाँ, ज़्यादा ही हो गया बोलना। चैप्टर अगर खत्म हो जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी से ही रीड करना है इसको, क्योंकि अगर नोट से रीड करोगे बना के तो छूट जाएगा। इसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हो 2-2 लाइन में 3-3 4-4 क्वेश्चन निकल जा रहा है। उस तरह से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल